Hey everyone, welcome back to my new YouTube वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। राम राम सब ने। तो भाई आज की वीडियो में ये शायद लास्ट वीडियो रहने वाली है। 11th की बायो कंप्लीट हो जाएगी। ये वीडियो थोड़ी लेट आई बिकॉज ऑफ सम इशू। कुछ यहाँ बहुत तेज बारिश आ रही थी 2-3 दिनों से। फिर मैंने शूट कर दी थी ये वीडियो, एडिट नहीं की थी, बट फाइनली आज ये वीडियो आ गई है। बच्चे बोल रहे थे कि दीदी लेके आओ 5th यूनिट के भी क्वेश्चन कराओ। तो भाई आज की वीडियो में मैं 5th यूनिट के क्वेश्चन कराने वाली हूँ। इधर आपको क्वेश्चन हो जाएंगे क्लास 11th बायोलॉजी के। तो ठीक है, तो चलिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये इसमें शायद 6 चैप्टर है, तो मैंने हर एक चैप्टर से 5-5 MCQ लिए जो मेन मेन थे, जो बन सकते हैं। वैसे इजी चैप्टर है ना, ये बहुत इजी चैप्टर है ये। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 जो कि ब्रीदिंग एक्सचेंज वाली यूनिट्स वाले चैप्टर से लिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्राइमरी साइट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। तो भाई सबको पता है कहाँ कौन सी है प्राइमरी साइट एक्सचेंज होता है जहाँ ब्रोंक्यूल्स तो नहीं है। आपको वो वाला भी ऑर्डर याद होगा ना, लैरिंग्स। वो वाला लैरिंग्स ट्रैकिया ब्रोंकस ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स एंड देन फिर एल्वेलाई। तो ये वाला पैटर्न याद होगा ना, इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है कि करेक्ट ऑर्डर बताओ। ठीक है। कंडक्ट एक होता है कंडक्शन सिस्टम, एक होता है गैसेस एक्सचेंज सिस्टम। तो तो गैसेस एक्सचेंज का होता है एल्वेलाई में, ये सबको पता है। ठीक है। और फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स क्या है, एल्वेलाई, ये भी पता है आपको। और एल्वेलाई की और एंडो कैपिलरी के बीच में कितनी लेयर है, 3, वो भी आपको पता होगी। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट इन अ हेल्दी एडल्ट एट रेस्ट इज। तो भाई नॉर्मल ब्रीदिंग ब्रीदिंग रेट कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। 12 to 16 पर मिनट होता है। हाँ, 12 to 16 पर मिनट होता है। इसका करेक्ट आंसर यही है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, 25 to 30 पर मिनट, नहीं भाई। और ऑप्शन नंबर डी देखना एक बार, 10 to 12 पर मिनट, नहीं भाई इतना कम भी नहीं होता। 12 से 20 नॉर्मल माना जाता है, 12 से 20। ठीक है। आपके एनसीईआरटी में 16 था तो मैंने 16 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो आपके एनसीईआरटी में ग्राफ है वो किस शेप का है। सबको पता है भाई वो ग्राफ सिग्मोइड कर्व है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है को क्या जाने वाला है, सिग्मोइड कर्व, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद भाई ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम है इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है, पिछली बार भी बना था। या जितनी भी वॉल्यूम है उनकी आपको याद होनी चाहिए, कितने ml है, जितनी भी वॉल्यूम है, कैपेसिटी है, सबकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। टाइडल वॉल्यूम पूछ ले, एफआरई पूछ ले, रेजिडुअल वॉल्यूम पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो आपको सभी वॉल्यूम याद होनी चाहिए। तो इसने क्या बोला, रेजिडुअल वॉल्यूम की जो अमाउंट है वो बताओ। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1100 ml, सेकंड ऑप्शन है 1200 ml, सी है 1000 ml एंड डी है 500 ml। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा 1200 ml। और 1100 क्यों नहीं जाएगा वो आप मेरे को कमेंट में बताना। और जो एफ आर बी है शायद वो होती है 1100 ml, है ना। एफ आर बी और आर बी में आपको मेरे को डिफरेंस बताना है, ठीक है, कमेंट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एम्पाइसिमा मेजर कोज इज। भाई ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लास्ट में जितनी भी डिजीज है ना एक बार पढ़ के जरूर आना, जरूर जाना, क्योंकि डिजीज पे भी क्वेश्चन बनता है। तो एम्फाइसिमा का मेजर कोज क्या है भाई, आपके एनसीईआरटी में अलग से मेंशन है। क्रोनिक डिसऑर्डर है जिसका मेजर कोज क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। तो इसका जो ऑप्शन नंबर, हाँ, सी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन आरबीसी। ये ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ गया। तो सबको पता है भाई आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी का नॉर्मल लाइफ स्पैन 120 डेज है। एंड डब्ल्यूबीसी का मेरे को बताना, इनकी अमाउंट कितनी है नॉर्मल, वो भी याद करके जाना। एंड ब्लड क्लॉट में कौन सा फैक्टर काम आता है इनमें से, तो प्लेटलेट्स आता है, ये सबको पता है। ये छोटी छोटी चीजें याद करके जाना। एंड ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट कौन कौन सी है ये भी याद कर जाना। मतलब बहुत इजी चैप्टर है भाई ये, बहुत इजी चैप्टर है ये। तो ये पूरी यूनिट ये मान लो, मैं मैं तो क्या बोलूँ, आप भी इस यूनिट को, पूरी यूनिट को, पूरी 5th यूनिट को आधा घंटे में आराम से कर सकते हो। और मेरे तो बीएससी नर्सिंग में भी बहुत ज़्यादा
बस चीजें आ गई, इनसे रिलेटेड ही आई है, तो इसलिए बोल रही हूँ, बहुत आसानी होनी चाहिए। तो यूनिवर्सल डोनर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज। तो भाई देखो, तो उन सबको ये तो पता होगा ओ वाला यूनिवर्सल डोनर है, तो ये भी पता होगा पॉजिटिव वाला है कि नेगेटिव वाला है। क्यों है आप मेरे को कमेंट में बताना, वरना मैं ही बता देती हूँ। चलो, तो सबको पता है कि जो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, ओ नेगेटिव। क्यों है भाई, देखो पॉजिटिव नेगेटिव वाला तुमने कंसेप्ट पढ़ा होगा रीसियस ट्रेट वाला, कि जिसके पास रीसियस वन की वो जो ट्रेट होती है उसे पॉजिटिव बोलते हैं, जिसके पास नहीं होती उसे नेगेटिव बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर पॉजिटिव चीज होगी वो रीसीएस वाले, और किसी भी पर्सन को हम डोनेट कर रहे हैं, रेसिपिएंट को, अगर वो रेसिपिएंट में नहीं है वो ट्रेट, तो भाई मिसमैच हो जाएगा। इसलिए जो डोनर ब्लड ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, ओ नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव है, उसके पास कोई रीसेस स्टेट नहीं है, समझे। तो इसीलिए जो ब्लड डोनर ग्रुप है वो होता है ओ नेगेटिव, यूनिवर्सल डोनर। उसके बाद और एक कौन सा यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है वो आप मेरे को कमेंट में बताना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, विच वॉल्व प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम। हार्ट का भी डायग्राम तुम्हें अच्छे से याद होगा, इधर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है कौन सी वॉल होती है, ट्राइकस्पिड वॉल। और लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में होती है बाइकस्पिड वॉल, जिसे हम मित्रल वॉल भी बोलते हैं। तो भाई इसने क्या पूछा है, लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम में कौन सा प्रिवेंट करता है, तो भाई ये सबको पता है, मित्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल होती है जो कि प्रिवेंट करती है बैकफ्लो ब्लड। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, कार्डियक आउटपुट इज डिफाइंड एज। सबको पता है हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। अब थोड़ा ज्यादा स्पीड खींचनी पड़ेगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, हार्ट साउंड लव इज प्रोड्यूस बाय। लब डब दो साउंड है, तुम सबको पता है लब क्यों होती है, डब क्यों होती है। तो लब क्यों होती है, ओपनिंग, ओपनिंग या क्लोजिंग, हाँ क्लोजिंग, ओपनिंग पे नहीं होती। क्लोजिंग ऑफ एवी वाल होती है जब लब साउंड सुनाई देती है। और डब क्यों सुनाई देती है आप मेरे को कमेंट में बताना। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल जब होगा तभी आपको लब साउंड सुनने को मिलेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल सिस्टोल इन कार्डियक साइकिल। भाई सबको पता है कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड की होती है, उसमें से 0.1 सेकंड एट्रियल सिस्टोल होता है और 0.3 सेकंड वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। तो इसने पूछा एट्रियम का, तो एट्रियम का 0.1 सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इन ह्यूमन आर। ये एक्सक्रीटिव वाले से आ गया, तो सबको पता है ह्यूमन का एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या है, यूरिया है। एंड बर्ड्स एंड रेप्टाइल का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया इसने, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर कौन सी टाइप क्या है, यूरिकोटैलिक, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक या नन। तो भाई सबको पता है बर्ड्स यूरिकोटैलिक होती है, क्योंकि यूरिकोटैलिक में क्या होता है, बहुत कम वाटर का वेस्टेज होता है, बहुत लेस वाटर चाहिए होता है इनको। तो यूरिकोटैलिक है बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वो अमीनो एसिड अक्कर्स इन। तो भाई तुमने सबने पढ़ा होगा पीसीटी में, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड हो जाता है, वो एनसीईआरटी की प्रॉपर लाइन है ये, पीसीटी में प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में। ओ तो इसका करेक्ट आंसर ए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन हेल्प इन कंसंट्रेटिंग यूरिन बाय काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो भाई सबको पता है लूप ऑफ हेनले वास एरेक्टा के साथ काउंटर करंट मैकेनिज्म शो करती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, किडनी स्टोन आर यूजुअली मेड अप ऑफ। भाई ये क्वेश्चन भी बन जाता है, तो ये बच्चों को थोड़ा बहुत ध्यान नहीं होता इसलिए मैंने क्वेश्चन डाल दिया, किससे बनी होती है किडनी स्टोन। तो भाई कैल्शियम ऑक्सीलेट, सोडियम ऑक्सीलेट, पोटाशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम ऑक्सीलेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल। भाई स्केलेटल मसल की फंक्शनल यूनिट कौन सी है, सार्कोलेमा, मायोफाइब्रिल, एक्टिन और सार्कोमियर। तो भाई सबको पता है सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल। के बाद क्वेश्चन नंबर 18, विच प्रोटीन कवर्स द एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन फिलामेंट इन अ रिलैक्स्ड मसल। भाई देखो रिलैक्स्ड मसल बोला है इसने,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ट्रोपोमाइसिन जाएगा। क्यों जाएगा वो आप मेरे को कमेंट में बताना। और ट्रोपोनिन क्यों नहीं गया? ट्रोपोनिन का क्या काम है? ट्रोपोनिन के वे जो 3 फैक्टर है वो भी बताना, सब कुछ एक्सप्लेन कर देना कमेंट में। मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, विच आयन प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो भाई सबको पता है, एमरजेंसी ड्रग भी बोला जाता है इसे। इसका कौन सा आयन है? वो कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे मसल कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगी। कैल्शियम बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए एट द इमरजेंसी सिचुएशन कैल्शियम दिया जाता है। कैल्शियम इमरजेंसी ड्रग भी है, ठीक है। और उसके बाद है विच जॉइंट अलो फ्री मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। भाई कौन सा जॉइंट ऑल डायरेक्शन में फ्री मूवमेंट अलो करता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वाला। इसको आप कहीं भी कैसे भी घुमा सकते हो, घुमा के देखना एक बार। उसके बाद है, वो मेरे को ये वाला एग्जाम्पल और बताना, ये वाला कौन सा जॉइंट है। और उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। इन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो थ्योरी है एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर। सब बच्चे ऐसे सोचेंगे, इसमें बच्चे बिचल जाते हैं कुछ। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है क्या बोला? अटैचमेंट ऑफ मायोसिन टू एक्टिन। नहीं भाई, ये ऑप्शन टिक करते हैं बहुत सारे बच्चे, क्योंकि एटीपी वो होता है ना कि एक्टिव है, चाहिए होता है एनर्जी के लिए। तो एज अटैचमेंट में एनर्जी लगती है, तो इसके कारण बच्चे ऑप्शन टिक कर देते हैं, लेकिन ये ऑप्शन ठीक नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? रिलीज ऑफ मायोसिन हेड फ्रॉम एक्टिन। तो आपने वो जो 4 स्टेप पढ़े होगे ना, वो ध्यान हो, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा रिलीज ऑफ मायोसिन हेड फ्रॉम एक्टिन। उसके बाद 22, माइलिन शीथ इन सीएनएस इज फॉर्म्ड बाय। तो भाई दो टाइप है, सीएनएस में कौन माइलिन शीथ बनाता है और पीएनएस में कौन बनाता है? सीएनएस में बनाता है ओलिगोडेंड्रोसाइट, और पीएनएस में कौन बनाता है? स्क्वाम सेल। तुमको पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, पूछा भी गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सेरिबेलम, जो इधर होता है, जो पोस्चर बैलेंस के लिए जरूरी होता है। इसलिए बोलते हैं ना, छोटे बच्चों को पीछे नहीं मारना चाहिए, वो इसलिए ही बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, विच एन एंटर्स एक्सोप्लाज्म ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन ऑफ नर्व फाइबर। तो भाई तुमने ये कंसेप्ट याद किया होगा, सोडियम का इनफ्लक्स, पोटाशियम इनफ्लक्स, डिपोलराइजेशन। तो जो आयन है कौन सा एंटर करता है इनफ्लक्स में? वो करता है सोडियम। तो इसका करेक्ट आंसर है सोडियम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, विच फोटोरिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन इन ह्यूमन। तो भाई तुम्हें पता है दो ही रिसेप्टर है, फोटो रिसेप्टर है, एक तो रोड्स है, एक कॉन्स है। रोड्स और कॉन्स का क्या काम है, उनमें क्या डिफरेंस है, आप मेरे को कमेंट में बताना है। इसका करेक्ट आंसर जाएगा कॉन्स। क्यों जाएगा वो भी बताना। और डार्क लाइट में कौन सा हमारे काम आता है वो भी बताना, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, मिड ब्रेन कंसिस्ट हाउ मैनी लोब। तो भाई सबको पता है, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, शायद उन लोब्स को बोलते हैं कॉर्पस क्वाड्रिजेमिनस। हाँ यही बोलते हैं। मिड ब्रेन के पीछे होते हैं ना ये डोर्सल में, हाँ डोर्सल में होते हैं, 4 लोब होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 4। उसके बाद विच हार्मोन रेगुलेट्स बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? तो भाई ये चीजें सबको पता है, थायरोक्सिन हार्मोन ही भी, थायरोक्सिन हाँ, जो थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है, वो हमारा बीएमआर मेंटेन करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिसन्स डिजीज कोज बाय डेफिशिएंसी ऑफ। भाई ये भी ऐसी नर्सिंग का भी क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? हाँ, एल्डोस्टेरोन एंड कोर्टिसोल, एडिसन्स डिजीज। अभी आओगे ना इधर नर्सिंग में, बहुत सारी चीजें पढ़ोगे भाई, डिजीज, एक एक डिजीज पढ़ोगे एमएसएन में, तो दिमाग खराब हो जाएगा। एक एक डिजीज को, रिस्क फैक्टर, नर्सिंग मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, एनसीपी उनका अलग, बहुत ज्यादा। ये वाले तो कुछ भी नहीं, तो सिलेबस है तुम्हारा, तो हमारा सिलेबस है बहुत वास्ट, आगे आके आपको पता चलेगा। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29, विच हार्मोन स्टिमुलेट ओव्यूलेशन इन फीमेल। सबको पता है एलएच, वो वाला डायग्राम याद है ना तुम्हें, ऐसे वाला। तो एलएच स्टिमुलेट करता है ओव्यूलेशन। उसके बाद जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बोलते हैं। उसके बाद सर्कुलेशन, हाँ सॉरी, क्रिकेडियन रिदम
इज मेंटेन्ड बाई, भाई ये सबको पता है, यूनिवर्सल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो जो कौन मेंटेन करता है, पीनियल ग्लैंड होती है हमारी, वही क्रिकेडियन रिदम मेंटेन करती है। क्या सीक्रेट करते हैं पीनियल ग्लैंड? मेलाटोनिन हार्मोन करती है ना सीक्रेट। और उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का वो है एएनएफ, जिसे एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर बोलते हैं, कंट्रोल बीपी बाय। सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए इसे सीक्रेट कौन करता है। तो तुम्हें पता है इसे सीक्रेट हार्ट करता है। और क्या करता है, कैसे बीपी मेंटेन करता है? बाय डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, या दोनों चीज में इकट्ठा मिला के। तो तुम्हें सबको पता है कि एएनएफ करता है बाय डिक्रीजिंग, डिक्रीज करता है बीपी को। और इंक्रीज कौन करता है? लाइक एल्डोस्टेरोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन, कैसे? अब्जॉर्प्शन बढ़ा के। और एएनएफ क्या करता है? रिलीज करवा देता है सोडियम और वाटर को बाहर। तो भाई ये थी आज की वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी बहुत कम टाइम बचा है। अभी आपको सारा फोकस पढ़ाई पर देना है, पूरा पूरे पूरे दिन पढ़ना है, ध्यान रखना है, ठीक है? और हाँ, हेल्थ का ध्यान रखना है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।